हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए प्लेन चैप्टर 4 फिजिक्स। आज का हम टॉपिक करेंगे वेक्टर्स। कंप्लीट वेक्टर तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, तो वेक्टर के बारे में जो भी चीजें हैं ना वो बेसिक से यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, अगली 2 या 3 मैक्सिमम वीडियो हैं, उनमें हम पूरा वेक्टर कवर कर देंगे विद न्यूमेरिकल। बड़े ध्यान से समझना है, कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। छोटे से छोटा कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा वेक्टर का, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है। सारी चीजें बहुत डीपली और बहुत अच्छे से आपके माइंड के अंदर सेट कर दूंगा, ये गारंटी है, बट ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर्स होता क्या है। अब प्रीवियस वीडियोज के अंदर हमने सीखा है वेक्टर क्या था। ए क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या करेंगे, ए फिजिकल क्वांटिटी, नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर करना अपने। ए फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, is called वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसके साथ साथ क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। यहां पे एग्जांपल देखो, जैसे हमारा वेलोसिटी है या फिर हमारी फोर्स है या फिर मोमेंटम है, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी, क्योंकि इनके अंदर डायरेक्शन का रोल प्ले होता है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे ये पेन है, इसको मुझे यहां से डिस्प्लेस करना है यहां पे, तो मैं फोर्स कहां से कहां लगाऊंगा, यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी तो मैं इसको डिस्प्लेस कर पा रहा हूं। अब मैं ऊपर से नीचे फोर्स लगाता हूं इस पे ऐसे, तो क्या मैं इसको डिस्प्लेस कर दूंगा, नहीं कर सकता ना। तो फोर्स क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन का रोल प्ले होता है। ऐसे ही हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो क्वांटिटी हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी उसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कह देंगे। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे फोर्स को कह दूं मैं 5 न्यूटन फोर्स है, वेलोसिटी बोल दूं मैं 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो 10 है, ये 5 है, ये क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसी को कहते हैं हम मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया, वेक्टर समझ में आ गया क्या चीज है। अब बात चलते हैं इसके ऊपर, देखते हैं नोटेशन की। देखेंगे कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि कोई भी क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, ग्राफिकली। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, ग्राफिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो लाइन। ठीक है, एरो लाइन ऑन ए क्वांटिटी। अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लाइन बनी हुई हो तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कह देंगे। एग्जांपल लेते हैं, यहां पे सब कुछ हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे फोर्स है, इसके ऊपर इस तरीके से एरो बनी हो, ठीक है। वेलोसिटी है, इसके ऊपर एरो बनी हो। मोमेंटम है, पी से डिनोट करते हैं, ये एरो बनी है। तो ये जो एरो है ये किसको डिनोट करती है, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो एरो होती है इसके अंदर हमारी 2 टर्म होती हैं, एक तो हेड होता है, एक टेल होती है। ये चीज ध्यान रखना, टेल और हेड। हेड किसको शो करता है, डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है। ध्यान से सुन लो, जो भी चीजें बता रहा हूं ना सारी की सारी यूज होंगी हमारे जो पैरेललोग्राम लॉ भी है और ट्राइंगल लॉ भी है, सारे के सारे जो भी हमारे वेक्टर से रिलेटेड टर्म्स आएंगी ना क्लास 12 तक, सारी यूज होने वाली हैं। तो कोई भी हमारा जो वेक्टर है उसके अंदर, एरो के अंदर एक टेल होती है, एक हेड होता है। तो हेड डायरेक्शन को शो करता है कि हमारा वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां पे क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आती है वेक्टर्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं।
तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब भाई वेक्टर को अगर पढ़ने लगोगे ना आप, किसी बुक में इसकी 2 टाइप्स मिलेंगी, किसी में 4 टाइप्स मिल जाएंगी, किसी में और ज्यादा टाइप्स मिल जाएंगी, मतलब सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, किसी ने कुछ लिख रखी है, किसी ने कुछ लिख रखी है, ठीक है। तो हम उनको कंबाइंडली पढ़ लेते हैं कि वेक्टर्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम, तो पहला जो वेक्टर आता है वो आता है पोलर वेक्टर। ध्यान से सुनना, पोलर वेक्टर, किस वेक्टर को हम पोलर वेक्टर कहेंगे और क्या इसका रोल होता है वो चीजें अभी देखते हैं हम। ये वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लिंक्ड होते हैं। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं एक बार, दीज आर दोज वेक्टर्स which have starting point is called polar vector। एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे, जैसे फोर्स हो गई हमारी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेट्रा, ये हमारी क्या कहलाएंगी, हमारी पोलर वेक्टर फॉर्म कहलाएंगी। अब देखो पोलर वेक्टर का मतलब क्या है, यहां पे ध्यान से समझो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो, मतलब हमें यह पता हो कि हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी है कहां से लगनी स्टार्ट हुई है। अब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को या वेलोसिटी, ये सब हमारी क्या है, पोलर वेक्टर के अंदर आती हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, जब हमें इनिशियल पॉइंट पता हो और फाइनल पॉइंट पता हो। इनिशियल पॉइंट पता होगा ना हमें, तभी तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो जहां पे इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट हमें नॉन हो, उसी क्वांटिटी को हम पोलर वेक्टर के अंदर काउंट करेंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। उसके बाद आती है सेकंड जो टाइप आती है, वो आती है एक्सियल वेक्टर की। सेकंड जो आती है वो कौन सी है, एक्सियल वेक्टर। अब इसकी पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर समझेंगे एक्सियल वेक्टर होता क्या है। दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। क्या कह रहा हूं मैं, दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल मतलब अगर कोई चीज हमारी राउंड राउंड घूम रही है, उसके इफेक्ट को शो किससे किया जाता है, एक्सियल वेक्टर से। एग्जांपल समझते हैं, यहां पे पहले डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। दीज आर दोज वेक्टर्स which represent rotational effect along axis of rotation। किसी एक फिक्स एक्सिस के अलोंग कोई चीज घूम रही है, उसके इफेक्ट को कौन शो करता है, एक्सियल वेक्टर शो करता है। समझ में आई बात, एग्जांपल समझेंगे अभी। अब जैसे मान लो छोटे छोटे, अब आप मान लो 10th क्लास तक थे या 8th क्लास तक थे, तो क्या करते थे आप, एक कंकर लेके या फिर जो स्टोन लेके उस पर धागा लपेट के राउंड राउंड घुमाते थे, ऊपर की तरफ हाथ करके उसको राउंड राउंड घुमाते थे। तो जो हमारा हैंड होता था वो क्या होता था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके चारों ओर क्या करता था, हमारी जो स्टोन था वो थ्रेड के साथ अटैच्ड होता था और उसको गोल गोल घूमता था। वही क्या कहलाएगा, हमारा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एग्जांपल यहां पे बताऊं, मैं यहां पे शो कर देता हूं। ये मान लो हमारी क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस तरीके से मान लो हमने क्या कर रहे हैं, किसी चीज को रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई हमारी एक्सिस, जिसके अलोंग हमारी चीजें कोई भी घूम रही है। और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि घड़ी भी ऐसे ही चलती है ना हमारी, इसी डायरेक्शन में ऐसे, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर ये मान लो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रही है हमारी, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहलाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एक्सिस के अलोंग हमारी ऑब्जेक्ट इसके चारों ओर घूम रही है, तो ये कहलाएगा एक्सियल वेक्टर। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। जानबूझ के मैं यहां पे डेफिनेशन आपके सामने राइट डाउन कर रहा हूं। थोड़ी सी लंबी वीडियो बेशक हो जाएगी, बट आपको डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और अपनी लैंग्वेज में बना के आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं। रट्टा नहीं मारना है डेफिनेशन का, अपनी लैंग्वेज में बना के लिखिए, बेशक फुल मार्क्स मिलेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। अब क्या आएगा हमारा पोजीशन वेक्टर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या होता है पोजीशन वेक्टर। डेफिनेशन की बात करते हैं, ए वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की पोजीशन को जो डिफाइन करता है उसको क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब किसी की पोजीशन को तो हम डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके से करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। तो वो रिस्पेक्ट क्या होता है, यहां पे रेफरेंस क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम किसी की अगर पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो वो क्या, कौन डिनोट करता है, हमारी पोजीशन वेक्टर जो है उसको डिफाइन करता है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, ए वेक्टर which gives position of an object in reference to origin, in reference या फिर with respect to origin, कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये हमारी क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मान लो यहां पे कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट है, ये पी पॉइंट के ऊपर, तो इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, तो ये ओपी क्या कहलाएगा, हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो कि इस पी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, कि ये पी पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पे है। समझ में आई बात, क्लियर है। और यहां पे मान लो ये हमारा कोई भी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ओपी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक एरो आ जाएगा। समझ में आ गई बात। पोजीशन वेक्टर कैसे करते हैं हम, ओरिजिन से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब जो आता है नेक्स्ट, जो आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम, डेफिनेशन देखते हैं। दिस वेक्टर टेल्स अस द डायरेक्शन एंड हाउ मच पोजीशन इज चेंज्ड बाय ऑब्जेक्ट। क्या क्या कहा है, ध्यान से सुनो। दिस वेक्टर टेल्स अस द डायरेक्शन एंड हाउ मच पोजीशन इज चेंज्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है और कितनी उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, वो सब चीजें कौन बताता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करता है। तो डेफिनेशन की बात करें तो एक बार देख लेते हैं। ए वेक्टर टेल्स अस द डायरेक्शन एंड हाउ मच पोजीशन, हाउ मच मतलब कितनी पोजीशन, इज चेंज्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इज चेंज्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट द्वारा कितनी अपनी पोजीशन चेंज की गई है और किस डायरेक्शन में चेंज की गई है, वो कौन डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी इसको भी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। ये मान लो क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं, पोजीशन वेक्टर से। ये मान लो हमारा कोई भी पी पॉइंट था, तो ओ से लेके पी, ये क्या हो गया, हमारा पोजीशन वेक्टर। यहां तक तो क्लियर है। अब मान लो ये पी पॉइंट, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट थी, कुछ टाइम टी के बाद यहां पे पहुंच गई क्यू पॉइंट के ऊपर। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट का, फिर भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ओ क्यू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। एरो ध्यान से लगाना, देखो ओ से पी, ओ से क्यू, तो दोनों की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब जो ऑब्जेक्ट मूव की है वो कहां से कहां की है, हमारी पी से लेके क्यू, तो यहां पे हमारी पी से क्यू गई है, तो एरो ऐसे लगेगी हमारी। ठीक है, अपने घर का राज नहीं है, कहीं भी एरो लगा दोगे, कहीं यहां से यहां मूव की है और एरो इस तरफ लगा दी, गलत हो जाएगा। यही चीज होती है वेक्टर के अंदर, ये चीज ध्यान से समझना, छोटी छोटी चीजें हैं। आपको अभी लग रहा होगा सर क्या है ये तो बकवास चल रही है,
बकवास नहीं है। जब आगे चीजें करेंगे ना तब आपको काम याद आएंगी, हाँ सर ये चीज यहां पे इसलिए हुई है। बिल्कुल ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। ओ से पी पॉइंट की पोजीशन थी, पी से वो क्यू पे पहुंच गया तो उसकी पोजीशन ओ क्यू हो गई। तो पी से क्यू पे मूव किया तो पी से क्यू की तरफ एरो लगा दी हमने। तो ये जो पी क्यू है, पी से क्यू एरो ऐसे लगेगी, पी से क्यू, ठीक है। क्यू से पी होता तो ऐसे लिखते हम क्यू पी, क्यू से पी। ध्यान से देख लो इनका डिफरेंस क्या है, पी से क्यू और क्यू से पी। तो यहां पे पी से हम क्यू के ऊपर पहुंचे हैं, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पी से क्यू को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से नोट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पी से क्यू। मतलब पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट थी, क्यू पॉइंट पे चली गई, डायरेक्शन भी बता रहा है हमारा पी से क्यू गई है, और कितना डिस्टेंस वो चेंज किया है उसने, कितनी पोजीशन चेंज की है पी से क्यू, ये डिस्टेंस उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की, कि हम वेक्टर की नोटेशन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं 10-12 टाइप के हैं, किसी बुक में कुछ दे रखा है किसी बुक में कुछ, तो मैंने जो यहां पे आपके लिए अच्छे सी वीडियो के अंदर जो कंटेंट लेके आया हूं वो ध्यान से समझेंगे वेक्टर अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से वेक्टर आते हैं। अब वेक्टर अलजेब्रा करने से पहले मैं आपको 2-3 छोटी छोटी चीजें बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। अब देखो ये हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या होती है वाई एक्सिस, और ये हमारी क्या होती है जेड एक्सिस। ऐसे होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट जो करते हैं हम, वो आई जे और के फॉर्म में करते हैं, आई जे और के, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई वेक्टर। वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, जे वेक्टर। और जेड एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, के वेक्टर। अब ये होते क्या है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है, इन चीजों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। बट यहां पे थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, एक्स एक्सिस को आई वेक्टर से, वाई एक्सिस को जे वेक्टर से, जेड एक्सिस को के वेक्टर से डिनोट किया जाता है। जैसे कोई भी क्वांटिटी लिखते हैं 2i + 3j - 4k, ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब 2 डायरेक्शन किस में है, एक्स एक्सिस में, 3 किस में है, वाई में, और -4 किस में है, जेड में। तो इस तरीके से हमारी वेक्टर क्वांटिटी राइट डाउन की जाती है। इसका अभी कोई ज्यादा यूज नहीं है, बट मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो आता है वो आता है इक्वल वेक्टर क्या होता है। फर्स्ट ध्यान से सुनते जाना, इनकी डेफिनेशन भी और इनको मैं अच्छे से डिफाइन भी करूंगा। इक्वल वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, दो वेक्टर या ज्यादा वेक्टर जो क्या हो, इक्वल हो, एक जैसे हो। मतलब किस किस चीज में, अब वेक्टर क्वांटिटी के अंदर होता क्या क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है। तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, बिल्कुल सेम, उन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कह देंगे। तो डेफिनेशन क्या की बात करें तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have same magnitude and direction, अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड वैल्यू और डायरेक्शन सेम हो तो उन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कह देंगे। अब जैसे मान लो ए वेक्टर है, एक मान लो बी वेक्टर है, दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, इक्वल वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मान लो ए वेक्टर क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो बी वेक्टर भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, और दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तभी वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की, साथ के साथ कंपेयर करते चलेंगे। सेकंड जो वेक्टर आता है वो आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कौन सा होगा, किसको कहेंगे, ए वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव। ध्यान से सुन लो, ए वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव, if it have same magnitude, क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम हो, बट
हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर, टू द गिवन वेक्टर। उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर कह देंगे। अब मान लो हमें कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, उसकी डायरेक्शन दे रखी है लेफ्ट टू राइट, हमें इसका नेगेटिव वेक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, ए बराबर है बी वेक्टर के, बट इसकी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी? हमें अपोजिट करनी पड़ेगी। मतलब बी जो वेक्टर होगा हमारा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो यहां पे क्या लग जाएगा? माइनस साइन। समझ में आ गई बात? तो यहां पे क्या हो जाएगा? a इक्वल टू माइनस बी। या फिर अगर हम बात करें यहां पे a वेक्टर और b वेक्टर को इक्वल लिखते हैं तो b वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ a हो जाएगी। मतलब a का अपोजिट। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा यहां पे? उसकी डायरेक्शन को, कि उसकी डायरेक्शन हमारी क्या है? अपोजिट है। वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। थर्ड जो आता है वो क्या आता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्या होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस। क्या कहा है मैंने? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। अब देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे लिखा जाता है, तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए ही मैंने बताया था। मान लो हमारे पास ए वेक्टर ये दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है, अब इसका मुझे मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस मतलब ए का मोड, ऐसे ऐसे लिखा जाता है मॉडुलस। तो कैसे निकलता है वो? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहां पे माइनस साइन है, माइनस मत लगाना, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 16 और 4 20 और 9 अंडर रूट 29। ये आ गया मेरा मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। इस तरीके से हम मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मॉडुलस को हम या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी दोनों क्या है? नोटेशन ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी। फोर्थ जो वेक्टर आता है हमारा वो आता है यूनिट वेक्टर। ये सबका बाप है, सब वेक्टर्स का बाप। अब बाप कैसे है? इसका बहुत जगह यूटिलाइजेशन होने वाला है, क्लास 12th में भी यूज होगा। जिसने ध्यान से यहां नहीं पढ़ा ना, वहां पे कंसेप्ट स्ट्रांग हो ही नहीं पाते हैं। कहीं पे यूनिट वेक्टर निकालना पड़ जाए आपको पता ही नहीं लगता है कि सर कैसे निकाला, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी हमें, तो क्या कर दिया आपने। तो यूनिट वेक्टर की पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं निकालना बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। मान लो कोई हमें वेक्टर दे रखा हो, उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो होता है उसका यूनिट वैल्यू होता है। कैसे? देखो एक बार डेफिनेशन की बात करें। यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर, हमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है, वेक्टर वैल्यू दे रखी है, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैविंग सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर। ध्यान से समझो क्या कहा है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, हमें कोई भी वेक्टर दे दिया, जैसे मान लो 2i प्लस 3j माइनस 4k दे रखा था, कोई भी वेक्टर है, उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकलता है? हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैविंग सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। मान लो हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी दे रखी थी ए वेक्टर, अगर इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल लें, ये निकल गया यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड सेम होगा, यूनिट मैग्नीट्यूड निकलेगा इसका, और दूसरी बात इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। अब ये कहोगे सर ये इसका यूनिट वेक्टर कैसे है? अब वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अगर कैप आ जाए, क्या आ जाए? कैप, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिट वेक्टर को। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप, रिप्रेजेंटेड बाय कैप
एक कैप के द्वारा हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं आपको निकालना सिखाता हूं। यहां पे ए वेक्टर मान लो कोई भी दे रखा है हमें, i प्लस 2j माइनस 3k, मान लो ये वेक्टर क्वांटिटी हमें दे रखी है, एक ए वेक्टर क्वांटिटी, और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, ए कैप निकालना हो, तो कैसे निकलता है? ए वेक्टर अपॉन में इसका मॉडुलस, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे क्या लिखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी जो हमें दे रखी है वो, अपॉन में उसका मॉडुलस। क्या निकल जाएगा उससे? यूनिट वेक्टर। कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, ए वेक्टर हमें दे रखा है तो ए कैप बराबर है किसके हो जाएगा? ए वेक्टर ऐसे कि ऐसे i प्लस 2j माइनस 3k, अपॉन में इसका क्या करना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अभी अभी सीखा था। यहां पे क्या है? 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसका अंडर रूट। 9 और 4 13 और 1 14, तो अंडर रूट 14। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। और डायरेक्शन जो होती है यूनिट वेक्टर की, सेम डायरेक्शन होती है जो कि हमारा गिवन वेक्टर था। अगर ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है तो इसकी भी लेफ्ट टू राइट ही डायरेक्शन होगी। समझ में आई बात? यूनिट वेक्टर क्या चीज है? बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट समझते चलो, बस क्लियर हो गया यहां पे। उसके बाद जो आता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वर्ड तो आपने अच्छे से सुन रखा है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है वो सोच लो एक बार जल्दी से। कोलिनियर वेक्टर, बाकी डेफिनेशन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ बोथ हैविंग एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। क्या कहा है मैंने? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। ध्यान से देखो, टू वेक्टर्स, डेफिनेशन पे देखना, टू वेक्टर्स आर said to be collinear if both vector having एंगल किससे डिनोट होता है? थीटा, मीन्स 0 डिग्री बिटवीन देम। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, अगर उनके बीच में एंगल जो है 0 डिग्री हो तो उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? दो वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं एक दूसरे के, ये और ये सेम डायरेक्शन में है, हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड इसका कितना ही हो इसका कितना ही हो, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री बन रहा है? 0। अगर मान लो ऐसे हो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, अब एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बन रहा है? ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, 0 डिग्री। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे कोलिनियर वेक्टर। दूसरा, कोइंसिडेंट वेक्टर हो, एक वेक्टर ये हो गया, मान लो दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर लाई कर रहा है, ये कर रहा है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे तब भी थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। तब भी उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे। समझ में आ गई? ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब भी कोलिनियर बोले जाएंगे। आई बाय डेफिनेशन समझ में? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर की। अब आता है हमारा 6th, को इनिशियल वेक्टर। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है को इनिशियल। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो, एक ही पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट हो रहे हो तो उन वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। तो यहां पे डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, द वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल, आर सेड टू बी को इनिशियल if their starting point is same, starting point is same। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो वेक्टर्स का तो उन वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लो एक ये पॉइंट है ओरिजिन, इससे एक वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, मान लो ये पी वेक्टर, ये मान लो हमारा क्या है? क्यू वेक्टर, ये मान लो हमारे पास कोई और वेक्टर है, मान लो एन वेक्टर। सभी के सभी वेक्टर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? ओरिजिन से। तो इन वेक्टर्स को हम क्या कह देंगे? को इनिशियल वेक्टर। एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो वो होंगे हमारे को इनिशियल। अब बात आती है 7 टाइप की, वो होती है हमारी
कोटर्मिनस वेक्टर। किसी बुक में गिवन भी होगा, किसी में नहीं भी हो ये, बट मैं आपको बता रहा हूं कोटर्मिनस वेक्टर। अब यहां पे सिंपली मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, आप अपने आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। द वेक्टर आर सेड टू बी कोटर्मिनस इफ देयर एंडिंग पॉइंट इज सेम। क्या हो? एंडिंग पॉइंट क्या हो उनका? सेम हो। मान लो ये पॉइंट है हमारा ओ पॉइंट, इसके ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी ये आ रही है, एक वेक्टर क्वांटिटी ये आ रही है, एक पॉइंट ये आ रहा है। ये मान लो ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। तीनों एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आके एंड हो रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? कोटर्मिनस वेक्टर। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो आती है वो आती है कोप्लेनर वेक्टर की। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? प्लेनर का मतलब क्या होता है? एक प्लेन। एक प्लेन का मतलब जैसे ये हमारा पेज है, ये एक प्लेन है, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन हो गया, मान लो ये जेड एक्सिस है, वाई जेड प्लेन हो गया, जेड एक्स प्लेन हो गया। कोई भी दो एक्सिस किसको डिनोट करती हैं? हमारी किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहां पे कोप्लेनर वेक्टर कौन से होंगे? दोज वेक्टर विच लाई इन सेम प्लेन। दोज वेक्टर विच लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। मान लो अब यहां पे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये मान लो बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। कोई तीसरा वेक्टर है, मान लो ये सी वेक्टर है। ये किसके अंदर लाई कर रहे हैं? एक्स वाई के अंदर। मान लो वाई जेड के अंदर लाई करते हो, ये मान लो डी वेक्टर है, ये मान लो क्या है? ई वेक्टर है। ये भी क्या होंगे? हमारे कोप्लेनर, मतलब ये एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये तीनों हमारी एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये प्लेनर, ये क्या कहलाएंगे? हमारे कोप्लेनर वेक्टर। अब दो वेक्टर्स और आते हैं हमारे, एक तो आता है लोकलाइज्ड वेक्टर और एक नॉन लोकलाइज्ड। डेफिनेशन की अगर बात करें वो सिंपली मैं यहां पे बताऊंगा आपको। लोकलाइज्ड वेक्टर, इनको हम फिक्स्ड वेक्टर भी कहते हैं। किसी बुक में इनको लोकलाइज्ड बोला जाएगा, किसी में इनको फिक्स्ड बोल देते हैं। फिक्स से मतलब है हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, या फिर किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट अगर फिक्स कर दें कि हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी है कि इसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, तो उनको क्या कहेंगे? हम लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स वेक्टर कहेंगे, कि सारे वेक्टर इसी पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए हमारे। समझ में आ गई बात? तो लोकलाइज्ड वेक्टर की डेफिनेशन, हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड या फिक्स वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड क्या होंगे? उनको हम फ्री वेक्टर भी बोलते हैं। जो 10वीं टाइप है वो क्या है? नॉन लोकलाइज्ड, या फिर उनको हम फ्री वेक्टर भी बोल देते हैं। मैं नाम इनके अलग अलग इसलिए बता रहा हूं, कोई आपसे पूछ ले नॉन लोकलाइज्ड क्या होता है, कोई पूछ ले फ्री वेक्टर क्या होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां पे क्या कहेंगे हम? हुज दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। कोई वेक्टर मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, कोई मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है, कोई यहां से स्टार्ट हो रहा है, सभी के अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो हमारे नॉन लोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर कहलाएंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट बात आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें, वो सब देखेंगे अब। जीरो वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है, जिस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड या वैल्यू जीरो हो उसको क्या कहेंगे हम? जीरो वेक्टर। तो डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे। नाम से तो आसान लग रहा है ये, ठीक है? इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो चीज समझो। मान लो दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और हमें चाहिए ए माइनस बी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी के डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है? समझ में आई बात? तो जीरो वेक्टर का यूज कहां कहां होता है? अगर हम जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करते हैं तो जिस वेक्टर में ऐड किया है वही वैल्यू हमें मिल जाती है। किसी वेक्टर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो वेक्टर से, तो वो उस वेक्टर क्वांटिटी को जीरो बना देता है।
ये होता है हमारा जीरो वेक्टर। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी बाय रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। रियल नंबर, क्या हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये वेक्टर है, उसको हमें क्या करना है? n से मल्टीप्लाई करना है। n कोई भी हमारी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है। तो क्या इफेक्ट डालेगा ये हमारे इस वेक्टर के ऊपर? n से मल्टीप्लाई होके जो भी हमारा वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। और अगर मान लो मैं इस तरीके से कर दूं, -n इंटू ए कर दूं, नेगेटिव वैल्यू से भी हो सकती है मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी? अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और जो क्वांटिटी है वो हमारी n टाइम्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड इंक्रीज बाय n टाइम्स। जितने से मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम्स ही हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो बिल्कुल हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रियल नंबर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट बात करेंगे इस वीडियो की, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। ध्यान से सुन लेना इसको, रिजल्टेंट वेक्टर, इसका यूज बहुत होगा। डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो डेफिनेशन सबसे पहले ध्यान से समझते हैं। देखो एक बार, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। रिजल्टेंट क्या होता है? किसी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी का होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर। सिंगल वेक्टर, क्या कहा है उसने? जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो टू और मोर वेक्टर क्वांटिटी का सिंगल वेक्टर होता है। मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें तो वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। बट यहां पे एक प्रॉपर्टी भी होती है साथ में। क्या होती है वो? विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूस बाय ऑल वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहां पे देखो क्या कहा उसने, रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो ये दो या दो से ज्यादा वेक्टर के लिए हम एक सिंगल वेक्टर को यूज करते हैं। मान लो हमारे पास दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी है, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंगल क्वांटिटी ले लें तो वो रिजल्टेंट क्वांटिटी बोली जाएगी। तो ऐसे ही दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल वेक्टर यूज करें तो वो क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। और क्या कहा है? जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है एज इट प्रोड्यूस बाय ऑल वेक्टर्स। जो सारे वेक्टर मिलके हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे ना, वही एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर देगा, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर क्वांटिटी है कोई, ये हमारे पास बी वेक्टर क्वांटिटी है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। तो इनकी रिजल्टेंट मान लो क्या है? ये आर वेक्टर क्वांटिटी कोई दोनों के बीच में, और ये किसके इक्वल है? ए प्लस बी के। मतलब दोनों को इकट्ठा करके आर वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। अब एग्जांपल समझते हैं। मान लो रस्सा कस्सी का गेम देखा होगा आपने, उसके अंदर मान लो एक साइड में 10 से बंदे लगे हुए हैं, 10 तो ज्यादा हो गए भाई, मान लो 2 हैं एक साइड में और 3 हैं एक साइड में। और मैंने क्या सोचा, 3 जो बंदे थे एक साइड, वो तीनों पर्सन हल्के फुल्के थे, उनकी जगह मैंने क्या कर दिया, एक हैवी बंदे को मैंने उनकी जगह लगा दिया। मान लो ये हमारा रस्सा कस्सी का गेम था, इस तरफ ऐसे रोप पे को खींचा जा रहा था, ये 3 बंदे हैं, यहाँ पे 2 बंदे हैं। ये मान लो हमारी जो है टोटल 10 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे तीनों के तीनों। ये मान लो 2 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, ऐसे। और इन तीनों की जगह मैंने एक सिंगल पर्सन को रिप्लेस कर दिया जो कि अकेला 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये जो कहलाएगा इन तीनों के नाम का रिजल्टेंट कहलाएगा। अब आ गई होगी समझ में बात? क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ गया होगा यहां तक वेक्टर क्वांटिटी का।
ये चीजें माइंड के अंदर सेट कर लेनी है। ये मत सोचना एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, एक आध इनमें से चीज पूछ भी ली जाती है और इनका यूटिलाइजेशन आगे होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे हम अपनी वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो ये वीडियो पहले अच्छे से समझिए, देन उसको देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज।